9 बजे से पहले बस नहीं है क्या? मैंने पूछा। नहीं मैडम, उसने कहा तो मैं परेशान हो गई। ना मेरे पास ज़्यादा पैसे थे, ना ही मैं वहाँ किसी को जानती थी। पहली बार मुझे अपने हालात पर रोना आया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार मैंने जाना कि इस दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है। उसी दुकान पर खड़े एक लड़के ने मुझे रोते देखा तो कहने लगा, मैडम आप रोइए मत, बस तो आपको मिलेगा नहीं और ऐसे बस में अकेले जाना सेफ भी नहीं रहेगा। एक काम करो, आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, वहाँ से आपको जयपुर के लिए ट्रेन मिल जाएगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी और आप आराम से घर भी पहुँच जाओगी। मुझे नहीं पता रेलवे स्टेशन कहाँ है, मैंने मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। आप ऑटो से चले जाओ, 10-20 रुपए लगेंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं दे देता हूँ। लड़के ने अपनी जेब से पर्स निकालते हुए कहा। नहीं, पैसे नहीं चाहिए, मैंने घबरा कर कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऑटो से चले जाओ, 12 बजे ट्रेन आती है वहाँ, लड़के ने कहा। मैं वहां से निकलकर सामने सड़क किनारे चली आई। पास से गुजरते ऑटो को रोका और स्टेशन चलने का पूछा तो उसने 20 रुपए किराया बताया। मैं ऑटो में आ बैठी और स्टेशन चली आई। इतने बड़े स्टेशन पर कहाँ जाना था कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूछते पाछते मैं टिकट लेने पहुंची। काउंटर वाले ने जयपुर के लिए जनरल का 160 रुपए का टिकट दिया। मेरे पास अब सिर्फ 280 रुपए बचे थे। मैं टिकट लेकर स्टेशन पर चली आई। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चलते हुए नजर दुकान पर रखी पूरी सब्जी पर चली गई। मुझे याद आया मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन पैसे कम थे इसलिए मैं उन्हें देखते हुए आगे बढ़ गई। मैं प्लेटफॉर्म की सबसे आखिरी साइड चली आई जहां जनरल डिब्बे को रुकना था। वहां खड़े होकर मैं ट्रेन का इंतजार करने लगी। मैंने अपना फोन देखा तो पाया कि वो चार्ज ना होने की वजह से बंद है। मैंने उसे वापस बैग में रख लिया। मुझे परेशान देखकर वहां पास ही खड़े ठेले वाले ने कहा, मैडम कहाँ जाना है आपको? मैंने पलट कर देखा। एक ठेले वाला था जिसके पास खाने पीने का सामान था। मुझे ऐसे किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए सोचकर मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी रही। वह आदमी अपना ठेला संभाले वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद मैंने पलटकर उसी से पूछा, भैया ट्रेन कब आएगी? मैडम मैंने अभी आपसे वही तो पूछा कि आपको कहाँ जाना है। आदमी ने कहा, मुझे जयपुर राजस्थान जाना है। मैंने कहा, ट्रेन 12 बजे आएगी, 10 मिनट और है, लेकिन आप यहाँ खड़ी क्यों हैं? यहाँ जनरल की बोगी रुकेगी। आदमी ने कहा, मेरे पास जनरल का ही टिकट है। मैंने धीरे से कहा, जनरल डिब्बों में तो बहुत भीड़ आती है, आप खड़ी भी नहीं रह पाएंगी। आप स्लीपर या फिर एसी डिब्बे में चढ़ जाना, वहां आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। आदमी ने कहा, लेकिन टीटी ने पूछा तो मैं क्या कहूंगी? मैंने कहा, दिवाली की वजह से ट्रेन भरी हुई आएगी, आप तो चढ़ जाना। अगर टीटी मिले तो उससे कहना स्लीपर का टिकट बना दो, वो 250-300 रुपए लेकर तुरंत टिकट बना देगा। आप लेडीज हो इसलिए कह रहा हूँ, जनरल डिब्बे में मत जाना, उसने हमदर्दी जताते हुए कहा। मेरे पास इतने ही पैसे थे कि मैं टीटी को दे सकूं, इसलिए मैंने खाना खाने का दिमाग से ख्याल निकाल दिया और बचे हुए पैसों को संभाल कर रख लिया। मेरे हाथ में पकड़ी महादेव की मूर्ति देखकर वह उसे देखने लगा। मैंने उस मूर्ति को उसके काउंटर पर रखा और कहा, भैया मैं पानी पीकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, उसने कहा तो मैं पानी की टंकी के पास चली आई। मैंने पानी पिया, मुंह धोया और वापस चली आई। मैंने देखा वह आदमी हाथ जोड़कर महादेव की उस मूर्ति को प्रणाम कर रहा था। मैंने उसे उठाकर वापस अपने हाथ में ले लिया तो उसने कहा, बहुत सुंदर है, शंकर भगवान है ना ये? जी, आदिनाथ महादेव की है। मैंने कहा, कितने की है? उसने खुशी से अपनी आंखों को चमकाते हुए पूछा। मुझे याद नहीं, मैंने कुछ साल पहले अपने शहर से ली थी। मैंने मूर्ति को अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए कहा। मुझे लगा उसकी नजर मेरी मूर्ति पर है। अच्छा, पर अच्छी है, आदमी ने कहा और फिर अपने काम में लग गया। मैं वहीं खड़े ट्रेन का इंतजार करने लगी, लेकिन ट्रेन आधे घंटे बाद आई। जैसे ही ट्रेन आई, आदमी ने मुझे वहीं रुकने को कहा और खुद ट्रेन के पास जाकर डिब्बे देखने लगा जहां मुझे सीट मिल सके।
थोड़ी देर में वापस आया और कहा, मैडम आइए, वो स्लीपर डिब्बा है, आप उसमें चढ़ जाओ, वहाँ सीट भी है, अगर टीटी आए तो टिकट बनवा लेना, वरना कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, आराम से जाइए। अनजान शहर में एक अनजान आदमी मेरी इतनी मदद कर रहा था, देखकर मेरी आंखों में फिर नमी तैर गई। मैं ट्रेन की तरफ बढ़ गई। मैंने 2 कदम बढ़ाए और पलटकर वापस उस आदमी के सामने आकर महादेव की मूर्ति से देकर कहा, ये आप रख लीजिए भैया। अरे नहीं नहीं मैडम, उसने झिझकते हुए कहा, रख लीजिए भैया, कोई चीज़ सही वक्त पर एक सही इंसान के पास पहुंच ही जाती है। मैंने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा और वह मूर्ति उनके हाथों में रख ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गई। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, मैंने देखा खिड़की के पास ट्रेन के साथ साथ चलते हुए वह आदमी कहने लगा, मैडम टेंशन मत लीजिएगा, ध्यान से जाइएगा, महादेव आपके साथ हैं। मैंने उसे देखकर हाथ हिला दिया। लगा जैसे मेरी मदद करने स्वयं महादेव उसके रूप में आए हों। और फिर किसने सोचा था कि मेरे शहर में रहने वाले महादेव पालनपुर के किसी नरेंद्र गुप्ता के घर में जाएंगे। किस्मत से मुझे खिड़की के पास वाली सीट मिल गई, जहां पर एक हस्बैंड वाइफ अपने 5 साल के बेटे के साथ बैठे थे और जयपुर जा रहे थे। मुझे अकेला देखकर उन्होंने मुझे बैठने को जगह दे दी। सामने सीट पर मेरी ही हम उम्र कुछ लड़के थे। मैंने खिड़की से अपना सर लगा लिया और आंखें मूंद ली। उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही था और क्या गलत, कुछ नहीं पता था। बस जहन में चल रहा था मेरे साथ हुआ धोखा जो मुझे मेरे अपनों ने दिया था। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन पानी के अलावा मेरे गले से कुछ नहीं उतरा। मुझे डर था अगर टीटी आ गया तो मैं उसे पैसे कहाँ से दूंगी, इसलिए उन 2 से 80 रुपयों को मैंने संभाल कर रखा था। पास बैठी लड़की ने जब अपना फ़ोन चार्ज लगाया तो मुझे अपने फ़ोन की याद आई। मैंने उनसे कुछ देर के लिए चार्जर मांगा और फ़ोन ऑन किया। फ़ोन ऑन किया तो उस पर जिया के कई मैसेज थे। मैं घर छोड़कर चली गई हूँ, ये बात घर वालों को पता चल चुकी थी और वो मेरे लिए परेशान हो रहे थे। दूसरी तरफ राघव और उसके घर वाले भी। उन्हें बस डर था कि अगर मैंने खुदकुशी कर ली या मुझे कुछ हो गया तो वो लोग फंस जाएंगे। राघव और उसके घर वालों का भी फ़ोन आया, लेकिन मैंने नहीं उठाया। उस वक्त मैं किसी से भी बात करने की हालत में नहीं थी। इन सब से घबराकर मैं रोने लगी। आसपास बैठे सब लोग मुझे देखने लगे। जिया ने मुझे घर आने को कहा। भैया मम्मी सब मुझे घर आने को बोल रहे थे, लेकिन मैं घर जाना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी घर वालों को, रिश्तेदारों को इस बारे में पता चले और मेरा मजाक बने। राघव के कुछ मैसेज थे, कॉल भी आ रहा था, लेकिन मैं बात नहीं कर पाई। मुझे दुख इस बात का था कि मैं उसके सामने उसके घर से आई और उसने मुझे रोका तक नहीं। वो चाहता तो सब ठीक हो सकता था, लेकिन उसे चाहा ही नहीं। मुझे परेशान देखकर पास बैठी लड़की ने बहुत ही अपनेपन से मुझे मेरी परेशानी पूछी। मैंने उसे थोड़ा बहुत बताया तो उसने कहा, इतनी रात में घर कैसे जाओगी? तुम चाहो तो मैं और मेरे हस्बैंड तुम्हें घर तक छोड़ आते हैं, या फिर तुम्हारे लिए कैब बुक कर देते हैं, तुम उसी से चली जाओ। ऐसे वक्त में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने जयपुर रहने वाली अपनी एक दोस्त से बात की। वहां बैठे सब लोगों ने मुझे परेशान देखा तो उनमें से एक ने कहा, हम सब थोड़ा थोड़ा करके इन्हें कुछ पैसे दे देते हैं। नहीं, पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, मैंने घबराकर कहा और फिर रोने लगी। तुम प्लीज रो मत, तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। पास बैठी लड़की ने कहा, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। मैंने मना करते हुए कहा, प्लीज थोड़ा सा खा लो, अच्छा ज्यादा नहीं तो ये 2 बिस्किट ही खा लो प्लीज। लड़की ने अपनेपन से कहा। मैंने एक बिस्किट लिया और खाने लगी। उसे खाते हुए महसूस हुआ कि मुझे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि पेट की भूख आपके दिल का दर्द कभी नहीं समझती। मेरी आंखों में आंसू अब भी थे। रात 9 बजे ट्रेन जयपुर पहुंची। ट्रेन में मिले उस कपल ने मुझे स्टेशन से बाहर तक छोड़ा। मैं वहां से दोस्त के घर पहुंची और उस रात महसूस हुआ कि दोस्त हमारी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं। वो मेरी बचपन की दोस्त थी। उसने मुझे संभाला, हिम्मत दी, खाना खिलाया और सुला दिया। सुबह मैं देर तक सोती रही और जब उठी तो खुद को दोस्त के घर पाया। मैंने अपने अगल बगल देखा, कोई नहीं था। वो चेहरा जिसे देखकर मेरी सुबह होती थी, वो आज वहां नहीं था। मेरा चेहरा उदासी से घिर गया और आंखों में आंसू भर आए।
दोपहर बाद मैं अपने शहर लौट आई। भैया मुझे घर लेकर आए थे। मैं घर की तरफ कदम बढ़ाने से डर रही थी। कैसे सामना करूंगी घर वालों का, समाज का, रिश्तेदारों का। मैं जैसे ही घर आई, मम्मी मुझे देखकर रोने लगी। मुझे इस हाल में देखकर वो भी हैरान थी। मैं अपने कमरे में चली आई। मम्मी भी आकर बैठ गई और कहा, तुमने ऐसा क्यों किया मृणाल? तुम वहां से ऐसे क्यों चली आई? हम में से किसी को कुछ क्यों नहीं कहा? मैं खामोशी से बस उनकी बातें सुनती रही। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। उस वक्त मेरे पास किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। हाँ, मैंने एक गलत कदम उठाया था, उस घर से अकेले चले आने का। लेकिन मैं अपने परिवार, रिश्तेदार और समाज को कैसे समझाती कि वो घर कभी मेरा था ही नहीं। उस घर ने, उस शहर ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं था। तो दोस्तों, ये था साकीनामा भाग 24। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और सुनते रहें साकीनामा, मेरी दास्तान।